हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1 IAS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 21st ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। 20th ऑफ दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर्स हो चुके हैं, है ना? जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर देखेगा। और 20 तारीख के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दिए थे कल के क्विज से A1 IAS टेलीग्राम चैनल पे, है ना? उसे जाकर आपको फॉलो भी करना है और वहां से रोज आपको डेली प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है? तो आज हम लोग 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले कल के करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आए हैं, ठीक है? यही सेम क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम्स में आने वाले हैं, इसलिए आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है? इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना? यूपीएससी जो भी आप एग्जाम की तैयारी करें, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से निकल कर आने वाले हैं। एक बार देखते हैं, हम लोग टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उसको सॉल्व करके आना है, उसके बाद यहाँ पे आकर सोल्यूशन देखना है। पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज प्रपोज्ड टू बी एडेड अंडर वन नेशन वन इलेक्शन बिल, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को प्रपोज कर दिया गया है, ठीक है? टेबल कर दिया गया है कहाँ पे? लोकसभा में, ठीक है? हो सकता है क्वेश्चन चेंज आए, क्वेश्चन आए कि लोकसभा में नहीं राज्यसभा में पेश किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, नहीं लोकसभा में पेश किया गया पहली बार, ये आप ध्यान रखेंगे। किसने पेश किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो अर्जुन राम मेघवाल, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका था। कल के करंट अफेयर जाके देखिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? अर्जुन राम मेघवाल कहाँ से? बीकानेर कॉन्स्टिट्यूंसी से, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो बिल पेश किया, उसके तहत कौन से आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की बात करी जा रही है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 82A। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करवा दिया था, ठीक है? साथ में आर्टिकल 82 के बारे में बताया था, जो कि डिलिमिटेशन से रिलेटेड है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 82A। इसे टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टुंड्रा इकोसिस्टम, ठीक है? तो कल टुंड्रा इकोसिस्टम से रिलेटेड बहुत ही एक रिपोर्ट आई थी, उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा था कि कैसे टुंड्रा रीजन में, जो कि पहले कार्बन को कैप्चर करता था, अब वो कार्बन को एमिट कर रहा है, ठीक है? तो उससे रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम क्यों हुई, ये सारी बातों के बारे में हमने कल बात की थी। आज हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि टुंड्रा इकोसिस्टम से रिलेटेड करेक्ट आंसर बताओ। तो परमाफ्रॉस्ट प्रिवेंट्स माइक्रोब्स फ्रॉम डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल लीडिंग टू कार्बन स्टोरेज, ठीक है? पहला पूछ रहा है इसमें परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, ऑलरेडी बता चुका हूं। सेकंड है, कोल्ड टेम्परेचर इन द टुंड्रा एक्सेलरेट द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट मैटर रिलीजिंग कार्बन, ठीक है? कोल्ड टेम्परेचर की वजह से टुंड्रा में डिकम्पोजिशन और ज्यादा तेज हो जाता है, किसका? प्लांट का और एनिमल का। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। कोई भी चीज को अगर हम फ्रिज में रखेंगे या ठंडी जगह पे रखते हैं तो कम खराब होती है, वो जल्दी खराब नहीं होती। तो इसमें तो उल्टा कहा गया, तो ये गलत है। थर्ड देखते हैं, द टुंड्रा इज कैटेगराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट वाइल्ड फायर्स, बिल्कुल भी नहीं। विच कंट्रीब्यूट टू कार्बन एमिशंस, ठीक है? तो थर्ड करेक्ट आंसर लग रहा है, ठीक है? रिपोर्ट के अनुसार तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, रिपोर्ट के अनुसार। बट अगर आप टुंड्रा इकोसिस्टम की बारे में बात करोगे तो उसमें हम लोग इसको करेक्ट नहीं लगा सकते, ठीक है? तो थर्ड को भी हटा देंगे। फोर्थ देखते हैं, द टुंड्रा हैज अ हाई रेट ऑफ एनिमल वेस्ट प्रोडक्शन विच एनहेंसेस कार्बन स्टोरेज। तो ये भी बिल्कुल गलत है, ये आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। परमाफ्रॉस्ट की वजह से क्या होता है, जो माइक्रोब्स है वो डिकम्पोज नहीं कर पाते, किसको? जितने भी वहां पे प्लांट मटेरियल और एनिमल मटेरियल पड़ा हुआ है, डेड मटेरियल, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा हुआ है, इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते, उस वजह से कार्बन जो है कम रिलीज होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बट रिपोर्ट में क्या आया? रिपोर्ट में आया कि अब ये परमाफ्रॉस्ट वाली सिचुएशन जा रही है ना? अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो ये माइक्रोब्स है फिर से एक्टिव हो चुके हैं, और ये जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स वहां पे पड़े हुए थे कई सालों से, अब वो उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, और डिकम्पोज करने के बाद बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और CH4। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? कल ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये सारी चीजों को आपको थोड़ा कवर करते हुए चलना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, बिल्कुल, ठीक है? इसी के साथ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाते हैं। हु इज द वेल नोन who is well known as tree goddess of their by their tribal community, ठीक है? तो मैंने इनके बारे में आपको बताया था, किसके बारे में? तुलसी गौड़ा के बारे में, है ना? कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, इसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कहाँ से बिलोंग करती है, बता रखा था, कर्नाटका से बिलोंग करती है ना? और इनके बारे में बताया था कि इन्हें पद्मश्री मिला था, है ना? तो ये सारी चीज मैंने कल के करंट अफेयर्स में आपसे बात की है। पद्मश्री मिला था कब? 2021 में। किसने दिया था इनको? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उस टाइम कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है? अब आप मुझे बताएंगे रामनाथ कोविंद कौन से साल में या कौन से नंबर पे बिहार के गवर्नर थे, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? तो तुलसी गौड़ा की अब डेथ हो चुकी है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा जानना जरूरी है। इनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। ये सारी चीज हम लोगों ने कल के करंट अफेयर्स 20 दिसंबर में कंप्लीट किया है, तो इसे आपको जरूर देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द नंदी प्लेस्ड ओवर द सिंगोल सिंबलाइज, ठीक है? तो सिंगोल से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, है ना? उसमें बताया था कि उसमें सबसे ऊपर क्या है, ये पूरी स्टिक है, और उसके ऊपर क्या है? उस पे नंदी, नंदी जी बैठे हुए हैं, और नंदी
किस चीज को शो करते हैं, किस चीज को सिंबलाइज करते हैं, तो जस्टिस एंड स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मत लगा के आ जाना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि जो पूरी स्टिक है कितने फिट की है, 5 फीट की है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो थोड़ा आप कल के लेक्चर देखोगे तो ऑलरेडी सारी चीज आपको कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। इंडियाज एनएसए अजीत डोभाल, सेम ऐसे क्वेश्चन आने वाला है। विजिटेड विच कंट्री फॉर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक के लिए जो एनएसए अजीत डोभाल है कहाँ पे गए, चाइना गए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस भी देखिए, ऑप्शंस भी ऐसे ऐसे दिए हुए हैं जहाँ पे आपको हो सकता है लगे कि यार ये हो सकता है कि ये यूएसए ऑप्शन हो, ठीक है, क्योंकि यूएसए के साथ हमारी अभी थोड़ी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो रखी है, तो हो सकता है इसलिए एनएसए को भेजा हो, है ना। या नॉर्थ कोरिया के साथ हम लोग और रिश्ते थोड़े से स्ट्रॉन्ग करने की सोच रहे हो, ठीक है, या रिश्ते को बढ़ाने की सोच रहे हो, या पाकिस्तान से हम लोग फिर सुलह करने की सोच रहे हो, तो इस टाइप सोच के आप कुछ सेंस लगा के आप दूसरा ऑप्शन भी लगा सकते हो, पर आपको ध्यान रखना है चाइना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चाइना में अभी हमारे एनएसए अजीत डोभाल स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स के लिए गए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग 19 ऑफ दिसंबर के, सॉरी 21 ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे एक एक करके। पहला क्या है, पहला करंट अफेयर्स नजर आ रहा है, दिल्ली टू होस्ट 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दिल्ली अब होस्ट करेगी 2025 का पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये इवेंट एशिया में चौथी बार हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, और इंडिया में पहली बार हो रहा है, और इंडिया पहली बार कोई इस टाइप के बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कब करेगा, 2025 में करेगा, तो ऑब्वियसली न्यूज तो बनेगी और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें 100 से ज्यादा नेशन जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और पैरा गेम्स क्या होता है ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड और जो अपडेट आएंगे आने वाले होंगे, ठीक है, तो और मैं आपको इससे रिलेटेड अपडेट करता रहूंगा, तो ये मैं सोचना कि अभी के बाद ये बात खत्म होगी नहीं, हम लोग इसको दोबारा रिवाइज करेंगे, इसलिए आपको चिंता नहीं लेनी है। ये ध्यान रखना है अभी के लिए कि पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, दिल्ली में ऑर्गेनाइज होने वाली है 2025 में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स फेज 3 ऑफ द ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आपने सुना होगा ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के बारे में, आपने ज्यादा नहीं सुना होगा, ठीक है। तो इसको यूनियन कैबिनेट ने अभी मंजूर कर दिया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है अभी से नहीं, बहुत पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, आपको ध्यान रखना है कि इसकी नींव 2007 में ही रखी गई थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग कोर्ट को इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश करें, ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग हर चीज में ही अब आईटी को घुसाने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरीके से हम कोर्ट को भी एक तरीके से आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जोड़ने की कोशिश करें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी केस हो जाता है ना, केस होने के बाद मामला अगर चला जाए, ठीक है, तो उसके बाद वकील के पास जाने में पता नहीं कितने ही साल लग जाते हैं ना, फाइल दबी की दबी रह जाती है। तो अब हम लोग हर चीज को डिजिटाइज करने की कोशिश करें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये किस चीज के लिए है, डिजिटाइज करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी पुरानी केसेस हैं उन सबको डिजिटाइज करने से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं इसके थ्रू, ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के थ्रू, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसकी नींव कब रखी गई थी, इसकी नींव यूपीए एरा में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2007 में ही रखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के तहत अलग अलग फेजेस में हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कोर्ट्स को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करा गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये टोटल 3 फेजेस में हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। फेज 1 हो गया, ठीक है, फेज 2 हो गया, और फेज 3 हो गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी जो अप्रूवल मिला है वो फेज 3 के लिए मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है 2023 से लेके 2027 तक चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो करीब 4 साल का होगा, 4 इयर्स का होने वाला है फेज 3, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए गए हैं, मतलब जो कोर्ट्स है उसको और ज्यादा डिजिटाइज करने की बात करी जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फेज 1 कब स्टार्ट किया था, फेज 1 स्टार्ट हुआ था 2012 से लेके 2015 तक आप ले सकते हैं, और फेज 2 कब हुआ था, फेज 2 हुआ था 2015 से लेके 2023 तक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, मतलब कोर्ट्स को हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करें, आपको ध्यान रखना है। कोर्ट्स को हम लोग डिजिटाइज करने की कोशिश करें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट न्यूज, श्रीलंका हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस सरप्लस एनर्जी कैन एक्सपोर्ट टू इंडिया, ठीक है। तो अभी रिसेंटली कौन आए हुए थे, प्रेसिडेंट के आए हुए थे श्रीलंका के, जो कि अभी रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, जिनका नाम क्या है, अनुरा कुमारा दिसानायका, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
तो दिसानायक आए हुए थे और वो पहली विजिट पे आए इंडिया में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं अभी केपी शर्मा ओली, वो पहली विजिट पे नहीं आए थे इंडिया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जितनी भी आसपास की छोटी कंट्रीज हैं, वहां पे अगर कोई भी लीडर इलेक्ट होता है तो सबसे पहले वो कोशिश करता है कोई इंडिया आए, ठीक है। ट्रेडिशनली यही देखा गया है। बट अभी हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि छोटी मोटी जो कंट्रीज हैं, ये एक तरीके से विद्रोह पे उतर गई हैं इंडिया के खिलाफ, है ना। मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद म्यूजी, वो भी पहले चाइना गए हुए थे, है ना। इस बार केपी शर्मा ओली इलेक्ट हुए, ठीक है। फिर वो भी सबसे पहले कहाँ गए, चाइना ही गए। पर श्रीलंका, जिनके अभी प्रेसिडेंट बने हैं अनुराग कुमारा दिसानायका, जिनसे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट वो पहली विजिट इंडिया पे आए, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी ये इंडिया आए हुए थे, ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इंडिया को काफी अच्छे अच्छे इन्होंने प्रॉमिस भी किए हैं। सेकंड, अब वो चाइना विजिट के लिए निकल चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उनके ही जो फॉरेन मिनिस्टर है, जिनका नाम है विजिता हिरात, इनके द्वारा एक बयान दिया गया कि हम लोग जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करके आसपास की जो भी कंट्रीज है और इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर इंडिया हमें इस चीज के लिए कैपेबल बना पाए तो, ठीक है। आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि अडानी ने यह फैसला लिया है कि अडानी कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा कहाँ पे, श्रीलंका के कुछ आइलैंड्स में एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स में अडानी इन्वेस्टमेंट करने वाला था, कहाँ पे, श्रीलंका के कुछ आइलैंड्स में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसमें से डेल्फ आइलैंड भी एक आइलैंड था, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने सेम बात कही कि अगर इंडिया हमारी हेल्प करे तो हम लोग एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे और आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं उसको बेच सकते हैं और इंडिया को भी बेच सकते हैं। ये किसने कहा, ये श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल भी सेम ऐसे ही करता है, नेपाल भी बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और इंडिया को बेचता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हम जानबूझ के भी खरीदते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद का एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, बट एक तरीके से आसपास की जो भी कंट्रीज है उनको हेल्प करने के लिए और अपनी उनकी डिपेंडेंस अपने ऊपर बनाए रखने के लिए हम लोग ये चीज करते रहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, और इन्होंने क्या कहा, और उन्होंने इंडिया से रिलेशन से लेकर बात कही कि इंडिया हमारे लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहली विजिट पे कहाँ गए, हमारे प्रेसिडेंट इंडिया में ही गए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इन्होंने बात की कि हमारा जो बॉन्ड है वो अभी का नहीं है, हमारा कल्चरल बॉन्ड है, रिलीजियस बॉन्ड है, और हमारा जो बॉन्ड है 2,500 सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो ये इंडिया और श्रीलंका की जो रिलेशनशिप है ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है, ये बहुत पुरानी रिलेशनशिप है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने एक और बात कही कि इंडिया ने हमें एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है, बुद्धिज्म, ठीक है। इंडिया ने बुद्धिज्म हमें एज अ गिफ्ट दिया है, ठीक है। इंडिया से, आपको पता है कि इंडिया से ही, बिहार से ही ये सारी जगह आसपास की जो कंट्रीज है उसमें फैली है। तो जो बुद्धिज्म जो गिफ्ट मिला है वो किससे, इंडिया से ही मिला है। तो ऐसे भी इंडिया के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने ही है, ठीक है। ये चीज किसने कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, किसके, श्रीलंका के। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एक और चीज देख लीजिए, दो चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, कचातीवू आइलैंड, कच्चातीव आइलैंड, इसके बारे में सबको ही पता रहता है, ठीक है। 1974 के एग्रीमेंट के तहत हुआ है, ये आपको पता ही है। सेकंड आपको ध्यान रखना है डेल्फ्ट आइलैंड, ये दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं, दोनों ही श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया से क्या बिलोंग करेगा, इंडिया से बिलोंग करेगा वेज बैंक, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता रहता, ठीक है, वेज बैंक वो सुने भी नहीं रहते, तो वेज बैंक के बारे में हम ध्यान रखेंगे। ये क्या है, ये फिशिंग एरिया है, इंडिया के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, श्रीलंका के नॉर्थ वेस्ट में, और इंडिया के जस्ट नीचे आपको दिख जाएगा वेज बैंक। ये एक फिशिंग एरिया है और इस पे इंडिया की सोवरेनिटी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा चीजों को कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडियन नेवी चीफ मीट्स इंडोनेशिया आर्मी कमांडर टू स्ट्रेंथन नेवल टाइज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली चीज तो यही है कि इंडिया के जो नेवी चीफ हैं वो कौन है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि है दिनेश त्रिपाठी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनका नाम क्या है, इनका नाम दिनेश त्रिपाठी है, और ये भी इंडोनेशिया गए हुए थे 4 दिन के विजिट पे, और वहां के आर्मी कमांडर से मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहां के डिफेंस मिनिस्टर से भी मिले हैं, आपको ध्यान रखना है। और इंडिया और इंडोनेशिया की रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि ऑपरेशनल एंगेजमेंट होनी चाहिए, ज्वाइंट ट्रेनिंग इनिशिएटिव अलग अलग स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, मैरीटाइम कॉपरेशन होनी चाहिए, इन सारी अलग अलग चीजों पे बात हुई है किसके बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये ध्यान रखिए कि दिनेश त्रिपाठी कौन है, ये हमारे नेवी चीफ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आईएनएस निर्देशक टू बी कमीशन्ड एट वाइजैक नवल डॉकयार्ड टुडे, ठीक है। तो ये आईएनएस निर्देशक की पिक्चर मैंने आपको लगा दी है, ये आईएनएस निर्देशक है, और ये क्या है, ये सर्वेलांस करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सर्वेलांस करने के लिए कहाँ पे, सी के अंदर, ठीक है, सर्वे करने के लिए है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सर्वेलांस नहीं, सर्वे करने के लिए आप इसको लेकर चलो। आईएनएस निर्देशक कहाँ से लॉन्च किया गया है, इसे विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजों को कवर करते हुए चलना होगा। हो सकता है आईएनएस अरिघाट आपसे पूछे, आईएनएस अरिघाट,
आईएनएस अरिघाट, तो आप उस केस में लगा के आएंगे। आईएनएस अरिघाट क्या है? ये हमारा एक न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अभी रिसेंटली ही इसे भी विशाखापट्टनम से ही लॉन्च किया गया था, उस टाइम कमीशन किया गया था। उस टाइम एज अ चीफ गेस्ट कौन थे? डिफेंस मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी आईएनएस आईएनएस निर्देशक किया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहाँ से किया गया है? विशाखापट्टनम से ही। ये किस चीज के लिए? सर्वे के लिए है। कहाँ पे? इंडियन ओशन रीजन में। ये आपको ध्यान रखना है। इससे इंडिया की पोजीशन और भी ज्यादा मजबूत होती है, आसपास की कंट्रीज और ज्यादा डिपेंडेंट बनती है किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा आपको बिल्ड करते हुए चलना पड़ेगा आईएनएस निर्देशक के बारे में। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? चाइना रेडी टू वर्क विद इंडिया टू स्ट्रेंथन टाइज, चाइनीज एम्बेसडर ने कहा था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो चाइना का जो एम्बेसडर है अभी हाल फिलहाल में ही अपॉइंट हुआ है दोबारा। कितने महीने बाद? 18 महीने बाद। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 18 महीने तक कोई भी चाइना का एम्बेसडर नहीं था, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चाइना के जो एम्बेसडर है इंडिया में, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जू फ्योंग। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इनका नाम क्या है? जू फ्योंग। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज होती है जैसे कि यूएसए है ना, तो उनके जितने भी एम्बेसडर्स हैं उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। यूएस एम्बेसडर टू इंडिया कौन है? एरिक गिरसाती। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यूएस एम्बेसडर टू इंडिया कौन है? एरिक गिरसाती। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, एरिक गिरसाती। और इंडिया एम्बेसडर टू यूएसए कौन है? इंडिया एम्बेसडर टू यूएसए कौन है? वो है विनय मोहन क्वात्रा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा बिल्ड करते हुए चलो। जू फ्योंग कौन है? जू फ्योंग है चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इंडियन एम्बेसडर टू चाइना कौन है? उनके बारे में आप देख लेंगे। उनका नाम है प्रदीप कुमार रावत। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, प्रदीप कुमार रावत। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा देखते चलो तो चीजें याद रहेगी, है ना। क्योंकि एक बार में सब कुछ याद नहीं होता, आपको थोड़ा सा देखते रहना पड़ेगा रोज, तो सारी चीजें याद रहेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज है पीएम मोदी ऑन 2 डे विजिट टू कुवैत फ्रॉम दिसंबर 21, ठीक है। तो 21 तारीख मतलब आज के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी कुवैत के लिए विजिट पे जाने वाले हैं। 2 दिन के विजिट पे, ये आपको ध्यान रखना है। इनको इनवाइट किया गया था वहां के जो अमीर है उनके द्वारा। अमीर का नाम शेख मिशल अल अहमद अल जबर अल सबा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इन्होंने इन्वाइट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी निकल भी पड़े हैं उनके लिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कुवैत की विजिट पे। कुवैत इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए, है ना। बट अभी तक 1981 के बाद, जब इंदिरा गांधी गई थी उसके बाद अभी तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर कुवैत पे की विजिट पे नहीं गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंदिरा गांधी के बाद पहली बार कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है कुवैत की विजिट पे जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया और कुवैत के रिलेशंस अच्छे हैं, ठीक है। $10 बिलियन के आसपास का हमारा ट्रेड रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है एनुअली, ठीक है। इसमें एनर्जी डील्स भी होती हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। हम लोग काफी ज्यादा मात्रा में कुवैत से एनर्जी भी लेते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुवैत की लोकेशन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। कुवैत की लोकेशन एक बार देख लीजिए। कुवैत और कतर में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कतर देखिए, कतर ये है, कतर, इसकी कैपिटल है दोहा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कतर की कैपिटल है दोहा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये क्या है? ये कुवैत। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। याद कैसे रहेगा? याद रहेगा, आपने एक मूवी देखी होगी, आई थिंक एयरलिफ्ट मूवी है इसकी, अक्षय कुमार की, ठीक है। उसमें इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया था, तो वो कंट्री कौन सी थी? कुवैत थी, ना कि कतर। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस लेके समझना पड़ेगा, है ना। कतर नीचे है, कुवैत ऊपर है, उसके बीच में बहरीन आपको मिलेगा। ये छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, ये बहरीन आपको मिल जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे। कुवैत आपको समझ में आ गया, इराक समझ में आ गया, इराक से बॉर्डर लग रहा है और सऊदी अरेबिया से बॉर्डर लग रहा है, और पर्शियन गल्फ में है। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया ईरान। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजों को आप थोड़ा सा कवर करते हुए चलो। इराक देखो, इराक का भी बॉर्डर पर्शियन गल्फ के साथ लग रहा है। हो सकता है इराक को बोल दे कि इराक का बॉर्डर पर्शियन गल्फ के साथ नहीं लगता, तो आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे छोटा सा आपको पेज दिख रहा होगा, वहां से बॉर्डर लग रहा है किसके साथ? पर्शियन गल्फ के साथ इराक का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीज समझ चुके होंगे। कुवैत के बारे में आप ध्यान रखेंगे, कुवैत के बारे में ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। कुवैत के बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसकी जो कैपिटल है वो है कुवैत सिटी। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और कुवैत सिटी के बाद आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो रखनी है फेलाका आइलैंड के बारे में। आइलैंड का नाम क्या है? फेलाका आइलैंड। क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है फेलाका आइलैंड से रिलेटेड, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ही बहुत ज्यादा न्यूज में था, अभी कुछ मंथ पहले की बात है, क्योंकि यहाँ से ऑयल रिजर्व मिले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से काफी ज्यादा मात्रा में ऑयल देखने को मिल रहा है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन है कि फेलाका आइलैंड
कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, तो आपको ध्यान रखना है कुवैत से बिलोंग करता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कतर मत लगा के आ जाना, या यूएई या कोई दूसरी कंट्री मत लगा के आ जाना। कुवैत आपको ध्यान रखना है, फेलाका आइलैंड से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीजों को थोड़ा सा आपको लिंक करके थोड़ा सा पढ़ना होगा। हो सकता है क्वेश्चन है कि फॉकलैंड आइलैंड कौन सी कंट्री से रिलेट करता है, तो आप इन सारी जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है उनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इटली के कुछ आइलैंड्स है ना, फ्रांस के कुछ आइलैंड्स है, उनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, फेलाका आइलैंड जो कि किससे बिलोंग करता है, कुवैत से बिलोंग करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और कुवैत सिटी से ये सिर्फ 20 किलोमीटर के रास्ते पे है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 20 किलोमीटर के रास्ते पे है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और फॉकलैंड आइलैंड पर्शियन गल्फ में है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पे है, पर्शियन गल्फ में है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो फॉकलैंड आइलैंड है वो बाल्टिक सी में है, ठीक है, या ब्लैक सी में है, तो आपको ध्यान रखना है फॉकलैंड नहीं, सॉरी, फेलाका आइलैंड ब्लैक सी में है या बाल्टिक सी में है, तो आपको ध्यान रखना है नहीं है पर्शियन गल्फ में है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें आपको कवर आई थिंक हो चुकी होगी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज तमिलनाडु से आ रही है। वहां के 28 फिशरमैन को बहरीन के द्वारा छोड़ दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे फिशरमैन तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, और जब ये इंडिया में आए, तमिलनाडु में आए, तो उनको उनका स्वागत तमिलनाडु जो स्टेट असेंबली है, ठीक है, वहां के स्पीकर ने की, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी सारे जो फिशरमैन है, इन्होंने मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉस कर लिया था, है ना। आप हमेशा से सुनते आ रहे होंगे कि मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉस करने के बाद तमिलनाडु के फिशरमैन को पकड़ लिया जाता है श्रीलंका के नेवी के द्वारा, ठीक है। सेम ऐसा ही केस हुआ बहरीन, बहरीन ने इस बार पकड़ लिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और बहरीन ने अब छोड़ दिया है किसको, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहरीन एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और ये जीसीसी का भी पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीसीसी की फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, है ना। जीसीसी के बारे में नहीं तो मैं अलग से मैं आपको बता दूंगा। बहरीन एक अकेली ऐसी कंट्री है पूरे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जीसीसी में, जिसके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो जितनी भी कंट्रीज है जीसीसी की, सबके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब हम उनसे खरीदते ज्यादा और बेचते कम है। बहरीन से हम लोग बहरीन को हम लोग ज्यादा बेचते हैं और खरीदते कम है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बहरीन समझ में आ गया। इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी लोकेशन अभी आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी लोकेशन यहाँ पे आपको दिखेगी, मैंने आपको क्या बताया, ये कतर है और ये कुवैत है ना। कुवैत की लोकेशन मैंने आपको याद करवा दी। इन दोनों के बीच में आपको एक छोटा सा दिखेगा बहरीन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये क्या है, बहरीन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इस रिलेशन है हमारे अच्छे हैं। इन्होंने 28 फिशरमैन को पकड़ लिया और इनको 6 महीने की सजा दी गई थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट क्योंकि इंडिया से रिलेशंस अच्छे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेशंस अच्छे हैं, उसकी वजह से इनकी जो सजा है कम कर दी गई, आपको ध्यान रखना है। और 3 मंथ्स की सजा कर दी गई, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये 3 मंथ्स की सजा काट के अब ये इंडिया वापस लौट चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी रिसेंटली कौन सी कंट्रीज ने हमारे 28 फिशरमैन को छोड़ा, तो आप श्रीलंका भी ऑप्शन हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है वहां पे। आपको ध्यान रखना है कि बहरीन ने छोड़ा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बहरीन की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, पर्शियन गल्फ में, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है, ये आपको पता चल गया। शंकर शर्मा रीअपॉइंटेड एज नेपाल एम्बेसडर टू इंडिया, ठीक है। तो नेपाल के एम्बेसडर इंडिया में शंकर शर्मा ही बने रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पहले भी यही थे, पहले भी यही थे वहां के एम्बेसडर, नेपाल के एम्बेसडर इंडिया में, और फिर से नेपाल के एम्बेसडर इंडिया में शंकर शर्मा ही रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेपाल से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, ये आप जानते ही हैं। नेपाल के अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन है, केपी शर्मा ओली, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इन्हीं के टाइम पे जब ये पिछली बार बने थे, इनका फर्स्ट टर्म नहीं है, पहले भी बन चुके हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर, तो उस टाइम इन्होंने काफी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था इंडिया और नेपाल के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से बिलोंग करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सीपीएन से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चाइना के बहुत करीबी हैं, ऑब्वियसली कम्युनिस्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वहां के जो एम्बेसडर बने हैं दोबारा, वो कौन है, शंकर शर्मा, और इनको अपॉइंटमेंट किसने दी है, वहां के प्रेसिडेंट ने दी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इंडिया में हमारे प्रेसिडेंट देते हैं, वैसे ही वहां पे भी सेम केस है, वहां के प्रेसिडेंट देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां के प्रेसिडेंट का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, रामचंद्र पौडेल, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। का नाम क्या है वहां के प्रेसिडेंट का, नेपाल के प्रेसिडेंट का, रामचंद्र पौडेल, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, रामचंद्र पौडेल। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको याद ही रहे, ठीक है, पर आप देखते रहोगे ना तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठा रहेगा। जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो वहां पे वो सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। इसलिए आप चिंता मत करो कि ऐसा नहीं है कि हर चीज याद ही करी जा सकती है, हर चीज याद नहीं भी होती है, तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पीएम प्रेसिडेंट एंड सीएम पे ट्रिब्यूट्स ऑन गोवा लिबरेशन डे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गोवा को लिबरेट कराया गया था, ये तो सबको ही पता है ना। किसके चुंगल से किया गया था, पोर्टुगीज के चुंगल से किया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
पोर्टुगीज के चुंगल से कब किया गया था? 19 दिसंबर 19 दिसंबर 1961 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी दिन ट्रिब्यूट दिया किसने? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, गोवा के सीएम ने और प्रेसिडेंट ने भी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिबरेट कराया गया था किससे? पोर्टुगीज से। पोर्टुगीज अपना हक हक कहेंगे मतलब अपना कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था किस पे? गोवा से। वो सोचता था कि वो इंडिया को चेक में रख सकता है, और वेस्टर्न कंट्रीज भी सोचते थे कि इंडिया को चेक में रख सकते हैं अगर गोवा उनके कंट्रोल में रहे तो, ठीक है। बट हम लोगों ने ये चीज पूरी नहीं होने दी। हम लोग को आज़ादी मिल गई थी ऑब्वियसली 1947 को, और उसके 14-15 साल तक भी हम लोग गोवा को आज़ाद नहीं करा पाए थे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोगों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑपरेशन विजय हमने लॉन्च किया, और आयरन फिस्ट के तहत, है ना, आयरन फिस्ट के साथ हम लोगों ने रिलीज करा दिया किसको? गोवा को रिलीज करा दिया किससे? पोर्टुगीज से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पोर्टुगीज का सपना था, पोर्टुगीज एक चाल चल रहा था, पोर्टुगीज क्या सोच रहा था कि हम लोग कैसे भी गोवा को अपने साथ ही रखें और फिर इंडिया को कंट्रोल में रखें। 1951 ने इसने इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए, है ना, और गोवा को अपना ओवरसीज टेरिटरी घोषित कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोवा को इसने अपना ओवरसीज टेरिटरी घोषित कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। पहले ही क्या कहता था? इसको कॉलोनियल पोजेशन कहता था, ठीक है, कि हम लोग ने वो हमारी कॉलोनी है, हम उसको अपनी कॉलोनी मानते हैं और उससे जो भी चीजें एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी चीज निकाल सकते हैं निकालेंगे, ठीक है। बट 1951 में उसको ओवरसीज टेरिटरी अपना घोषित कर दिया, आपको ध्यान रखना है। ये तो भाई हमारा ही पार्ट है, ठीक है, ये कोई कॉलोनियल हमारा पोजेशन नहीं है, ये तो हमारा ही पार्ट है। ये किसने कह दिया? पोर्टुगीज ने कह दिया, ठीक है। और आप जानते होंगे कि 4 अप्रैल 1949 को 4 अप्रैल 1949 को 1949 को नाटो बनाया गया था, है ना, नाटो बनाया गया था। और पोर्टुगीज की चाल क्या थी? क्यों कैसे भी गोवा को नाटो के अंदर शामिल कर ले, है ना, और बाय चांस इन केस अगर इंडिया ने अटैक किया किसके ऊपर? गोवा के ऊपर, गोवा को लिबरेट कराने के लिए, तो उस केस में नाटो का आर्टिकल नंबर 4 एक तरीके से एक्शन में आ जाएगा, और इसके तहत हम लोग कलेक्टिव डिफेंस करेंगे, मतलब कलेक्टिवली अटैक कर देंगे किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चाल चली गई थी किसकी तरफ से? पोर्टुगीज की तरफ से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी तो इंडिया और पोर्टुगीज के रिलेशंस नॉर्मल है, बट मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, उन्होंने कितनी बड़ी चाल चली थी, बट हम लोग उनके चुंगल में नहीं फंसे, और 19 दिसंबर 1961 को हम लोगों ने आजाद करा लिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चीजों को आपको थोड़ा समझ के चलना होगा। गोवा के एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। अभी जो वहाँ के सीएम है उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बट वहाँ के एक पहले सीएम रह चुके हैं जिनका नाम है मनोहर पर्रिकर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनको आप जानते होंगे, इनकी मौत हो चुकी है, अब ये नहीं रहे, ठीक है, बीमारी की वजह से। बट ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर, जब हम लोगों ने मजा चकाया था किसको? पाकिस्तान को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा समझ के चलना होगा। अभी के जो सीएम कौन है? सावंत नाम के होंगे, आप पूरा नाम नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गोल ऑफ टेरर फ्री JNK टू बी अचीव्ड सून, अमित शाह, ठीक है। तो अमित शाह ने अभी जितनी भी हमारे रॉ के जो चीफ हैं, ठीक है, और वहाँ के LG मनोज सिन्हा सबसे मीटिंग की, हमारे आर्मी के जो चीफ हैं उन सबसे मीटिंग की, और उन्होंने कहा कि हम लोग टेरर फ्री बना के रहेंगे किसको? जम्मू एंड कश्मीर को। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और हम लोग जम्मू एंड कश्मीर को टेरर फ्री बनाने से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अब जो वहाँ पे आतंकवादी वाली जो घटनाएं हैं पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है, और लोग भी काफी ज्यादा सपोर्टिव हो गए, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। प्लस इन्होंने एग्जांपल भी दिया कि अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे इलेक्शंस हुए और काफी शांति से हम लोगों ने इलेक्शंस किए, बल्कि बहुत बड़ा थ्रेट था किसका? आतंकवादियों का, ठीक है। वो कैसे भी इलेक्शंस को रोकना चाहते थे, और पूरी दुनिया में दिखाना चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर में बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, या वहाँ के लोग खुश नहीं है। बट हम लोगों ने उनके जो उनकी सोच थी उसको कामयाब नहीं होने दिया, और हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस करवाए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, इलेक्शंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई। पहली तो परसेंटेज वाइज देखो तो बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीट्स वाइज देखो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही उमर अब्दुल्ला अब वहां के सीएम बन चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उमर अब्दुल्ला वहां के सीएम बन चुके हैं, इनकी फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये आप ध्यान रखना है। ये जो पिताजी थे फारूक अब्दुल्ला, वो भी जम्मू एंड कश्मीर के सीएम रह चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब जम्मू एंड कश्मीर क्या है? वो एक यूटी है ना। उस टाइम यूटी नहीं था, वो एक स्टेट था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस टाइम आर्टिकल 370 भी था, है ना, आर्टिकल 35 भी था। सबको हटा के हम लोगों ने अब उसको यूटी घोषित कर दिया है, और जम्मू एंड कश्मीर यूटी के पहले सीएम है उमर अब्दुल्ला, की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि जम्मू एंड कश्मीर के नए सीएम कौन है, क्वेश्चन आएगा कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी के पहले सीएम का नाम बताओ। तो आपको ध्यान रखना है उमर अब्दुल्ला है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको कवर करते हुए चलनी है। वहां पे एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है,
जम्मू एंड कश्मीर में एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। वहां पे नए डिप्टी सीएम जो बने हैं वो एक हिंदू हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के हिंदू डिप्टी सीएम बने हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। वो कौन है? सुरेंद्र कुमार चौधरी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुरेंद्र कुमार चौधरी के बारे में पूछे कि ये कौन है, तो आपको ध्यान रखना है ये डिप्टी सीएम है कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू कश्मीर यूटी के नए डिप्टी सीएम का नाम बताओ, यूटी के पहले डिप्टी सीएम का नाम बताओ, तो आप सुरेंद्र कुमार चौधरी इनको लगा सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये जो उमर अब्दुल्ला इनका प्रॉमिस भी था कि जब ये पावर में आएंगे तो हिंदूज का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे, क्योंकि पहले आरोप लगते थे ऑब्वियसली, है ना, कि वहां पे पक्षपात होता है, बट अब इन्होंने चेंज करने की कोशिश की है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी के पहले डिप्टी स्पीकर का नाम क्या है? सॉरी, पहले स्पीकर का नाम क्या है? तो अब्दुल रहीम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही बिलोंग करते थे ऑब्वियसली, ठीक है। अब्दुल रहीम वहां के पहले स्पीकर बन चुके हैं, वहां के असेंबली के। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब्दुल रहीम के बारे में हम ध्यान रखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर यूटी के ये पहले स्पीकर है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। काफी सीनियर लीडर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां पे जो प्रोटेम स्पीकर बने थे इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुबारक गुल के बारे में, ठीक है। मुबारक गुल को बनाया गया था प्रोटेम स्पीकर, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटेम स्पीकर का काम आपको पता ही है, जितने भी असेंबली में नए नए एमएलएस बने हैं, ठीक है, उनको शपथ ये सब दिलवाना कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर ही करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इंडिया के लेवल पे कौन बना था? इंडिया के लेवल पे मतलब लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बना था? भर्तृहरि मेहताब। इनके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। आर्टिकल 92 सब क्लॉज 1 के तहत किसने किया था? प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्टेट के केस में कौन करता है या यूटी केस में कौन करता है? जो एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना, वो अपॉइंट करते हैं किसको? प्रोटेम स्पीकर को, ये आपको ध्यान रखना है। और उनका नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इनका नाम है मुबारक गुल, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में जितने भी इलेक्शन हुए उनके बारे में आप ध्यान रखो यार। देखो क्वेश्चन यहीं से आए हैं, इस बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चीजों को थोड़ा आपको समझकर चलना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज में क्या है। नेक्स्ट है परमानेंट बैन इम्पोज्ड ऑन क्रैकर्स, दिल्ली टेल्स सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस चल रहा था, उसमें जो दिल्ली है, दिल्ली की तरफ से कहा गया, न्यू दिल्ली की तरफ से कहा गया कि हम लोग ने परमानेंटली बैन लगा दिया है किसी भी टाइप के क्रैकर्स पे। कहाँ पे? दिल्ली में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्रैकर्स में पूरी तरीके से बैन हो गए, अब सिर्फ दिवाली नहीं, कभी भी क्रैकर्स आप नहीं फोड़ सकोगे लीगली। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। वहां पे कोई सेल भी नहीं कर सकता, ऑनलाइन भी सेल कोई भी नहीं कर सकता क्रैकर्स दिल्ली में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे। और चीज आपको क्या देखनी है, क्रैकर्स के संदर्भ में आपको चीज देखनी है, ग्रीन क्रैकर्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं, है ना। क्योंकि ग्रीन क्रैकर्स को परमिशन दे दी थी किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, अभी कुछ साल पहले ही, क्या कि ग्रीन क्रैकर्स आप दिवाली के अंदर फोड़ सकते हो। कहाँ पे? दिवाली के अंदर, वो दिल्ली के अंदर, है ना। तो ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ग्रीन क्रैकर्स होते हैं, ऑब्वियसली ग्रीन लगा है तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, मतलब ये थोड़े एनवायरमेंट फ्रेंडली क्रैकर्स है ना। मतलब ये उतना पॉल्यूशन नहीं करते, ये भी पॉल्यूशन करते हैं, बट ये 30% लेस पॉल्यूशन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो हार्मफुल जो गैसेज निकलते थे, सल्फर, आर्सेनिक, ये सब, वो सब 30% कम निकलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दो तीन टाइप के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्या क्या है? श्वास, तो श्वास होगा, एक होगा स्टार, और एक और होगा, एक बार आप थोड़ा सा लिख लेना, ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पर ये तीन टाइप के क्रैकर्स हैं, ठीक है। इन सब की अलग अलग जो फीचर्स होते हैं ये आप थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। सारा तो मैं ऑब्वियसली एक ही लेक्चर में नहीं बता सकता। तो ग्रीन क्रैकर्स आपको ध्यान रखना है, ये 30% लेस पॉल्यूशन करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिल्ली में इसे अलाउ कर दिया गया था, बट अभी तो क्रैकर्स पूरी तरीके से बैन हो चुके हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे ग्रीन क्रैकर्स के बारे में, इसकी जो लाइट्स होती हैं वो वैसी लाइट्स होती हैं जो, मतलब वो जलता है जब वो फूटता है तो वैसी वैसी उसकी रोशनी आती है जैसे नॉर्मल क्रैकर्स की आती थी, और इसकी आवाज़ भी सेम वैसी आती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी आवाज़ है थोड़ी सी कम है पहले से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब लोगों को मजा किस में आता है? उसकी आवाज़ सुनने में, है ना, और जो फूटता है उसमें, तो वो सारी चीज़ें सेम ही होती है, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। ग्रीन क्रैकर्स की पहचान ये है कि थोड़े ग्रीन कलर के कवर में होंगे और प्लस इसके साथ क्यूआर कोड भी लगा रहता है, ठीक है। तो अगर इसको आपको ऑथेंटिकेट करना हो कि सच में ग्रीन क्रैकर ही है कि नहीं, तो आप क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हो, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। देखो, इसको मेरे को याद आ गया, स्टार था, फास्ट था और सफल था, ठीक है। तो सफल भी एक ग्रीन क्रैकर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों की अलग अलग ही फीचर्स होते हैं, ये आप थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, ये मोदी अटेंड्स ये मोदी अटेंड्स क्रिसमस सेलिब्रेशन एट कुरियंस रेजिडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। जॉर्ज कुरियन के रेजिडेंस पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सेलिब्रेशन किया, किसका? क्रिसमस का। आपको ध्यान रखना है, क्रिसमस हम लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं, ये चीज आपको पता ही होगा, क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, संभल एमपी जियाउर रहमान पर को फाइन कर दिया गया 1.91 करोड़ का, ठीक है, यूपी के गवर्नमेंट द्वारा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अब इन पे आरोप क्या लगे थे, ये है समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इन पे आरोप लगे थे कि बिजली की चोरी करी गई है के द्वारा और 1.9 करोड़ रुपए का पूरा बिल बनाया जो अभी तक इन्होंने पेमेंट नहीं किया था, बिजली की चोरी हो रही थी। तो पूरा ओवरऑल उन्होंने कैलकुलेट करके यूपी गवर्नमेंट ने इनको थमा दिया है। इतना फाइन लग गया किसके ऊपर, एमपी जियाउर रहमान के बारे में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको संभल के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताया था, है ना। हम लोग आगे कुछ कंटिन्यू करेंगे जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है वहां की मस्जिद मस्जिद शाही जामा मस्जिद, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है शामी जामा मस्जिद कहाँ की, संभल की, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो पूरा विवाद है वो यहीं से लेकर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल मैंने आपको संभल के बारे में क्या बताया था, संभल को एज अ डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया था कब, 2012 में, और 2011 से इसका अनाउंसमेंट हो गया था, 2012 में इसे एज अ डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। मुरादाबाद से, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से निकाल के, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो संभल के बारे में ये बताया था, है ना। संभल का नाम पुराना में भी दिया गया है, संभल के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसको बताया गया है संभला के तौर पे। यहाँ पे संभला नाम की एक जगह है जहाँ पे विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म हुआ था। फिर उन्होंने अपना यहाँ पे जो भी उनका धर्म था उसको फॉलो किया, ठीक है। उसके बाद वो वैकुंठ धाम में चले गए और वो दोबारा आएंगे जब कलयुग में बहुत ज्यादा नाश, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब गलत चीजें फैल जाएगी कलयुग के अंदर, तो दोबारा आएंगे कौन, कल्कि, ठीक है। तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, वो संभाला के अंदर ही हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, पुराना के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग। और संभल के बारे में महाभारत में भी ये चीजें लिखी गई है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। पर जो अभी संभल न्यूज में है वो किस चीज की वजह से है, शाही जामा मस्जिद की वजह से, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद है ना। और इसे बाबर के टाइम पे बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शाही जामा मस्जिद के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ये संभल में है शाही जामा मस्जिद, और जो पूरा विवाद है वो यहीं से लेकर निकल कर आया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको दोनों पक्ष बताऊंगा, ये चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ पे एक पहले मंदिर होता था हरिहर मंदिर नाम से, ठीक है। ये पूरा पहले मंदिर होता था हरिहर मंदिर से, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं पे कल्कि का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल्कि के जन्म के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये वैकुंठ धाम चले गए थे और फिर से आएंगे, है ना, फिर से इनका जन्म होगा, ठीक है। जब बहुत ज्यादा नाश फैल जाएगा, बहुत ज्यादा गलत चीजें फैल जाएगी कलयुग के अंदर, तो पहले एक मंदिर होता था हरिहर मंदिर, है ना। हिंदू पक्ष का कहना है कि इसी मंदिर को तोड़ के ही शाही जामा मस्जिद बनाई गई थी बाबर के टाइम पे, ये आपको ध्यान रखना है, बाबर के टाइम पे। बाबर का भी एक जनरल था, जनरल का नाम था मीर हिंदू बैग, ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम था मीर हिंदू बेग, मीर हिंदू बेग, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस जनरल ने शाही जामा मस्जिद बनाई थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे भी पुरानी मस्जिद है, ठीक है। बाबर है उसने तो सिर्फ इसको रिनोवेट कराया था, ठीक है। बट ज्यादातर लोग मानते हैं कि बाबर ने ही बनवाया था और इसको जहांगीर और शाहजहां इन सब ने रिनोवेट कराया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड पूरा विवाद हो गया क्योंकि वहां के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने यह फैसला दे दिया कि आप इसका सर्वे करवा लो, ठीक है। सर्वे आप करवा सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस चीज का फैसला दे दिया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी की वजह से ये पूरा विवाद फैल गया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अभी एक बार हम लोग मस्जिद की थोड़ी सी पिक्चर देख लेते हैं। तो ये उसकी पुरानी पिक्चर्स है, ठीक है। पुरानी पिक्चर काफी खूबसूरत लग रही है। तो ये मस्जिद था, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बारे में एक और ध्यान रखेंगे कि शाही जामा मस्जिद को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित करा जा रखा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका जो आर्किटेक्चर है ऑब्वियसली मुगल आर्किटेक्चर है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में, शाही जामा मस्जिद के बारे में, शाही जामा मस्जिद के बारे में। इसका जो आर्किटेक्चर है मुगल आर्किटेक्चर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन आए हैं, मेरे को एक्जैक्टली दिमाग में नहीं आ रहा कि कौन सा पेपर में आए थे, बट पीसीएस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कि इसके पहले डीजी कौन है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में 1861 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, है ना। और इसको स्टैब्लिश करने वाले कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंगम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको स्टैब्लिश करने वाले थे अलेक्जेंडर कनिंगम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है अभी हाल फिलहाल में, इसलिए सारी चीजों को थोड़ा सा देखते हुए चलो। और यही फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी कहे जाते हैं किसके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा लिंक करके पढ़ना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएंगे कि पहले इंडियन डीजी कौन थे, इंडियन डीजी कौन थे, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई थिंक आप शाही जामा मस्जिद के बारे में सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी आपको। बाबर के टाइम पे बनाया गया था 1526 से लेकर 1530 के बीच में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज क्या है, पुतिन वंस अगेन हेल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमी अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। पुतिन कौन है, ऑलरेडी बता चुका हूं, ये रशिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है। फिर से अभी इलेक्शंस हुआ था 2024 में, कहां पे,
रशिया में वहां पे फिर से ये जीत चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कौन सा टर्म अपना सर्व करें एज अ प्रेसिडेंट, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब जो पुतिन है, इन्होंने फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की है कि इन्होंने जिस टाइप से इकोनॉमी को संभाल के रखा है इंडिया को, और इंडिया का जो मेक इन इंडिया है, ठीक है, जहां पे हम लोग इंडिया में ही सारी चीजें बनाने की बात करते हैं, उसको भी हेल किया कि वैसे ही मेक इन रशिया भी होना चाहिए। पहले भी तारीफ कर चुके हैं और फिर से इंडिया की इन्होंने तारीफ की है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इजराइल्स क्राइम ऑफ एक्सटर्मिनेशन, एक्ट्स ऑफ जिनोसाइड इन गाजा, ठीक है। तो जो ह्यूमन राइट वॉच है, उसने क्रिटिसाइज किया किसको? इसराइल को, कि आप इस तरीके से जिनोसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप गाजा में जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जिनकी कोई भी गलती नहीं है, उनको उनका आप पानी कैसे रोक सकते हो, ठीक है। हमास ने गलती किया, जो भी की, ठीक है, जो भी किया, पर आप वहां के जो आम लोग हैं उनका भी आप पानी रोक रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत बात है, और इस वजह से इनको क्रिटिसाइज किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उनको एक कॉल दी है कि आपको इसराइल के खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये किसने कहा है? ये ह्यूमन राइट वॉच ने कहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ह्यूमन राइट वॉच ने कहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसराइल वही कंट्री है जिसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी थे, क्या बोलते हैं उन्हें, सेक्रेटरी जनरल थे, उनको बैन कर दिया था अपने देश में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये पहली कंट्री ऐसी बनी थी जिसने ये बड़ा कदम उठाया था, जिसे सबने क्रिटिसाइज किया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट है यूएस डिप्लोमेट्स एंड हॉस्टेज एनवॉय इन सीरिया ऑन फर्स्ट विजिट सिंस असद आउटसाइड, ठीक है। तो आपको पता है कि असद को कौन सपोर्ट करता था? उसे रशिया सपोर्ट करता था, है ना। असद की सरकार अब गिर चुकी है और असद जो है वो वापस कहाँ भाग चुके हैं? रशिया भाग चुके हैं। अब अमेरिका, जो भी रिबेल ग्रुप थे और उनका जो नया लीडर बना है ना, उससे बात करने के लिए चला गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब अमेरिका की बात हो रही है उनसे, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये 2012 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब यूएस फॉर्मली किसी से बात कर रहा है, कहाँ पे? सीरिया के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, सीरिया को बर्बाद करने के पीछे यूएसए और रशिया दोनों का ही हाथ है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? पाकिस्तान डेवलपिंग मिसाइल्स दैट इवेंचुअली कुड हिट यूएस, टॉप यूएस ऑफिशियल, ठीक है। यूएस के टॉप के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने क्या कहा कि यार पाकिस्तान ऐसे ऐसे मिसाइल्स बना रहा है ना, उससे यूएसए को ही खतरा हो जाएगा, ठीक है, जो कि काफी भयानक बात है। इसलिए उन्होंने स्पेस एजेंसी और उनकी डिफेंस कुछ इंडस्ट्रीज थी, उन पे भी बैन लगा दिया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्चुअली ये यूएसए को बचाने की कोशिश नहीं करे, ये इसराइल को बचाने की कोशिश करे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूएसए तो काफी दूर है, वहां तक ये नहीं पहुंच पाएगा, है ना। ये इसराइल को बचाने की कोशिश करें कि इसराइल तक कहीं पाकिस्तान कभी बमबारी ना करने लग जाए, ठीक है। उस डर से ये लोग क्या करें कि इन्होंने पहले से ही बैन लगा दिया किसके ऊपर? पाकिस्तान के कुछ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इन्होंने एक और बात कही कि अभी तक तो ठीक था जब ये साउथ एशिया कवर करने तक के मिसाइल्स बना रहे थे, बट अब ये अमेरिका के कवर करने तक का जो मिसाइल्स बना रहे हैं, इसलिए हम लोग इन पे क्या लगा रहे हैं? बैन लगा रहे हैं। तो इससे आपको पता भी चलता है कि इनको जान की कीमत के बारे में नहीं पता। ये चाहते हैं कि साउथ एशिया तक ये पहुंच जाए पाकिस्तानी, बट अमेरिका तक ना पहुंच पाए, ठीक है। तो ये तो इनकी इस टाइप की सोच रहती है। इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। आई थिंक सारे टॉपिक्स हम लोग कवर हो चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। जो क्वेश्चन आज के आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, आप उसे जाकर देखेंगे। थैंक यू सो मच।